हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का भानु सर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 29 दिसंबर और आज की करंट अफेयर्स क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज की, उनके बारे में। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आज के क्लास की शुरुआत हम करते हैं मन की बात कार्यक्रम के साथ। किसके साथ? तो मन की बात कार्यक्रम के साथ। बात करें मन की बात कार्यक्रम, तो आज हम तो मन की बात करेंगे ही, लेकिन साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी अपने मन की बात करने वाले हैं। और मन की बात कार्यक्रम जिसके तहत देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 वर्षों से अलग अलग मुद्दों पे रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचारों को रखने का कार्य करते हैं। तो आज 29 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम का 117वां एपिसोड प्रस्तुत करेंगे। यानी कहें तो 117वीं बार अपने मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री जनता के साथ। तो बात करें मन की बात कार्यक्रम की, तो इसका पहला एपिसोड प्रस्तुत किया गया था कब? तो 3 अक्टूबर 2014 को। कब? 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। और पिछले 10 वर्षों में अब तक 117वां एपिसोड आज प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये तो आज 29 दिसंबर के लिए ना करंट अफेयर्स की शुरुआत के लिए हमने मन की बात कार्यक्रम की बात की। और अब बात करते हैं जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको एक एक करके। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करें किसके बारे में, तो आज आपके सामने स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा उरदेन गांव कहां स्थित है। जी हां, बात हो रही है उरदेन गांव के बारे में। और उरदेन गांव क्यों चर्चा में है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करें ये है कहां पे, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश। और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहां पे? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है उरदेन गांव। अब ये क्यों चर्चा में है उरदेन गांव? तो अभी कह लेना पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा सर्वेक्षण में यहां से प्राग ऐतिहासिक काल के क्या प्राप्त किए गए हैं? तो कहना शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। शैल चित्र प्राप्त हुए हैं कहां से? तो उरदेन गांव से। और ये शैल चित्र मुख्यतः मानव और पशुओं से संबंधित है। मानव व पशुओं से संबंधित शैल चित्र प्राप्त किए गए हैं कहां पे? तो कह लिए उरदेन गांव में। और इनकी अगर बात करें समय काल की, तो लगभग 10,000 से लेकर के 30,000 वर्ष पुराने ये शैल चित्र बताए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भीमबेटका के बाद दूसरा ऐसा चर्चित स्थल है जहां पे प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो आपसे बस ये याद रखना है कि हाल ही में किस राज्य में प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्रों की खोज की गई है। तो यह है मध्य प्रदेश का रायसेन जिला और गांव का नाम है उरदेन गांव। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। और अगले प्रश्न पे चर्चा करने से पहले यही वो चित्र हैं जो प्राप्त हुए हैं कहां से? तो मुख्यतः उरदेन गांव से। आइए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। और दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, हाल ही में किस देश के नरेश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम संस्कार में उपस्थित हुए? जी हां, अभी 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ। और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत के पड़ोसी देश के नरेश हिस्सा लिए। तो हमें बताना है वह कौन सा देश है जिसके नरेश इनके अंतिम संस्कार में उपस्थित हुए। तो इनके अंतिम संस्कार में भूटान के नरेश, कहां के? तो भूटान के नरेश अंतिम संस्कार में उपस्थित हुए। और भूटान के नरेश की बात करें तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। नाम क्या है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये कौन है? तो वर्तमान में कह लीजिए भूटान के नरेश हैं। और ये अंतिम संस्कार में उपस्थित हुए। तो इनका नाम याद रखना है। भारत के संबंध काफी अच्छे रहे हैं भूटान से और उनकी जरूरतों को हमेशा भारत ने पूरा भी किया है। और इस दुख की घड़ी में जिग्मे नामग्याल वांगचुक भारत में अंतिम संस्कार में उपस्थित होने के लिए आए थे। बात करें अंतिम संस्कार की, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो अंतिम संस्कार है वो कहां किया गया? तो दिल्ली के निगम बोध घाट पर। कहां पे? निगम बोध घाट पे। ये याद रखना है, ये आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है। काफी चर्चा रही उनके अंतिम संस्कार को लेकर। तो निगम बोध घाट कहां पे? तो नई दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया। किसका? तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का।
आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न ये है जिग्मे खेसर नामग्याल, जो अंतिम संस्कार में अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए भारत की यात्रा पे आए थे। अब बात करें अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, आरबीआई द्वारा वित्तीय क्षेत्र में एआई सक्षमता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए फ्री एआई गठित 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जी हां, अभी बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वित्तीय सेवा को बढ़ावा देने के लिए अभी 8 सदस्यीय एक समिति बनाई गई है जिसका नाम है फ्री एआई समिति। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं पुष्पक भट्टाचार्य। कौन? पुष्पक भट्टाचार्य होंगे एआई सक्षमता की फ्री एआई समिति के अध्यक्ष। अब बात करें जो कुछ और व्यक्ति हैं उनके बारे में, तो यहां पे बात करें अगर अब्दुल रहमान मक्की की, तो ये अब्दुल रहमान मक्की मुंबई आतंकी हमलों का गुनहगार है। मुंबई आतंकी हमलों का गुनहगार है जिसकी अभी लाहौर में, कहां पे? तो लाहौर में हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। किसकी? अब्दुल रहमान मक्की की। बात करें जगजीत सिंह डल्लेवाल की, तो जगजीत सिंह डल्लेवाल पंजाब के एक किसान हैं, पंजाब के किसान हैं और ये पिछले 32 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और इनके स्वास्थ्य को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिशा निर्देश जारी किया है पंजाब सरकार को, जिसके कारण ये चर्चा में है। और बात करें संजय मूर्ति की, तो ये अभी कैग के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो हम यदि आपसे कहें कि अभी हाल ही में आरबीआई का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं कौन? संजय मल्होत्रा। कौन? संजय मल्होत्रा। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इस पॉइंट से उनके बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट याद रहेंगे। आइए अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न पे, और आज का अगला प्रश्न है, रूस द्वारा तेल रिसाव के कारण हाल ही में किस क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की गई है? जी हां, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसमें रूस द्वारा तेल रिसाव के कारण इमरजेंसी की घोषणा की गई है। तो वह क्षेत्र बताना है जहां पे यह प्रक्रिया हुई है। तो अभी रूस के द्वारा काला सागर में, कहां पे? ब्लैक सी में आपातकाल की घोषणा की गई है। तो अभी कुछ दिन पहले कह लिया ना कि काला सागरीय क्षेत्र में भूकंपीय घटनाओं के कारण 2 जो तेल के टैंकर हैं वो आपस में टकरा गए, जिनके कारण काला सागर में तेल रिसाव हुआ और ये प्रदूषण के रूप में खतरनाक कह लीजिए ना कि स्थिति में पहुंच गया, जिसके कारण रूस के द्वारा यहां पे इमरजेंसी घोषित की गई। अब आइए इस क्षेत्र को थोड़ा मैप के माध्यम से समझते हैं और इनसे बनने वाले जो और पॉइंट हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे अगर हम मैप पे बात करें तो ये क्षेत्र कहां पड़ता है? तो मुख्यतः जहां पे तेल रिसाव हुआ ब्लैक सी में, ये क्षेत्र है जहां पे तेल रिसाव की घटना हुई, और ये पड़ता है केर्च जल डमरू मध्य के पास। किसके? केर्च स्ट्रेट के पास। तो आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है कि ये केर्च जल डमरू मध्य कहां पर स्थित है और ये किसको जोड़ता है तथा किसको अलग करता है। तो बात करें अगर केर्च जल डमरू मध्य की, तो ये किसको जोड़ता है? तो ये ऊपर में स्थित है अजोव सागर। क्या स्थित है? अजोव सागर स्थित है। ये अजोव सागर को और काला सागर को यानी ब्लैक सी को जोड़ने का काम करता है, जबकि ये किसको अलग करता है? तो रूस और क्रीमिया को अलग करता है। जी हां, यूक्रेन का क्षेत्र क्रीमिया ऑक्युपाइड बाय रसिया, यानी जिसपे रसिया का अधिकार है। तो क्रीमिया और रसिया को अलग करता है केर्च जल डमरू मध्य, जबकि ये जोड़ता किसको है? तो ये ओजोव सागर को और काला सागर को जोड़ने का काम करता है। तो ये कभी भी अगर आपसे पूछे कि ये केर्च जल डमरू मध्य कहां पे स्थित है, अगर इस पे हम बात करें तो केर्च जल डमरू मध्य स्थित है कहां पे? तो अजोव सागर और काला सागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य, जबकि ये अलग किसको करता है? तो रूस को क्रीमिया से अलग करने का काम करता है। तो उम्मीद करते हैं ये जितने भी पॉइंट हैं इनसे ये सब आपको कंफर्म रहेंगे। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है आपके सामने, 27 दिसंबर 2024 को मोरक्को की यात्रा पर पहुंचने वाला नौसैनिक जहाज कौन सा है? तो अभी अफ्रीका महाद्वीप के देश मोरक्को की यात्रा पे पहुंचा है भारत का नौसैनिक जहाज। कौन? आईएनएस तुसील। कौन? आईएनएस तुसील। तो भारत और मोरक्को के बीच नौसैनिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अभी आईएनएस तुसील पहुंचा है कहां पे? तो कहिए मोरक्को। अब बात करें आईएनएस तुसील की, तो ये अभी
चर्चा में रहा क्योंकि अभी इसको 9 दिसंबर 2024 को, कब 9 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्रदान किया गया। क्या किया गया? कमीशन प्रदान किया गया है। तो ये अभी भारत ने किस देश से इसको प्राप्त किया है? तो भारत ने अभी रूस से, किससे? तो रूस से कमीशन प्राप्त किया है। किसको? तो कह लिए आईएनएस तुसिल को। बात करें आईएनएस सर्वेक्षक के बारे में, तो ये आईएनएस सर्वेक्षक अभी कह लीजिए ना संयुक्त तटीय सुरक्षा के उद्देश्यों से कहां पहुंचा है? तो पोर्ट लुइस पहुंचा है। किसकी यात्रा पे? पोर्ट लुइस यानी मॉरिशस की यात्रा पे पहुंचा है। किसकी? तो मॉरिशस की यात्रा पे पहुंचा है। कौन? तो आईएनएस सर्वेक्षक। जबकि इस साल की शुरुआत में मोरक्को की यात्रा पे पहुंचा था। कौन? आईएनएस तबर। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं जो ये नौसैनिक जहाज है उनके बारे में। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है आपके सामने, ज्योत्सना सबर का संबंध किस खेल से है? जी हां, हाल ही में अभी चर्चा में रही ज्योत्सना सबर, आपको बताना है ये किस खेल से संबंधित है। तो बात करें ज्योत्सना सबर की, तो ज्योत्सना सबर भारत की एक वेट लिफ्टर है, यानी ये भारोत्तोलन से संबंध रखती हैं और ये यूपी से बिलोंग करती हैं। कहां की रहने वाली हैं? तो ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं ज्योत्सना सबर। अब बात करें कि ये चर्चा में क्यों है, तो अभी एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। कहां पे? दोहा में। कहां पे? दोहा में। और इस प्रतियोगिता में इन्होंने 40 किलोग्राम की कैटेगरी में 135 केजी वठन उठा करके स्वर्ण पदक जीता और उसके साथ साथ एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किया। तो अभी एशियन वेट लिफ्टिंग गेम्स में बात करें, स्वर्ण पदक जीतने के कारण चर्चा में रही ज्योत्सना सबर, और ये प्रतियोगिता कहां पे हुई? तो दोहा में हुई, और इन्होंने 40 किलोग्राम कैटेगरी में 135 केजी वजन उठा करके स्वर्ण पदक और एशियन रिकॉर्ड हासिल किया। तो उम्मीद करेंगे ज्योत्सना सबर का नाम आप याद रखेंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस चैंपियनशिप के बारे में। तो अगर आपसे कहें एशियन युवा व जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पे किया गया, तो बात करें इसके आयोजन की, तो इसका आयोजन किया गया कहां पे? तो दोहा में। दोहा यानी कहां पे? कतर में इसका आयोजन किया गया। 15 से लेकर के कह लीजिए ना 15 से लेकर के 19 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया। कहां पे? तो दोहा कतर में। और इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 33 पदक जीते। कुल पदक कितने जीते? तो कुल 33 पदक भारत ने जीते। कितने? 33 पदक जीतने का काम किया है भारत ने, जिसमें से युवा वर्ग में बात करें, युवा वर्ग में 21 पदक जीते हैं, जबकि जूनियर वर्ग में कितने? तो जूनियर वर्ग में 12 पदक जीतने का काम किया है भारतीय टीम ने। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट कि एशियन युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई? तो दोहा में आयोजित की गई, और इसी में सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई। कौन? ज्योत्सना सबर। तो आइए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट देखने से पहले हम देख लेते हैं किसको? ज्योत्सना सबर को। तो यही है जो वेट लिफ्टिंग से संबंध रखती हैं, और ये कहां से? तो यूपी से बिलोंग करती हैं। आइए अब बात करते हैं, ये पूरे खिलाड़ी हैं जिनके दल ने इस प्रतियोगिता में भारत का नाम रोशन करने का काम किया। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे हम चर्चा करें तो 18वां अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहां किया जाएगा? जी हां, 18वें अभ्यास सूर्य किरण की बात हो रही है। तो 18वां अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया जाएगा कहां पे? तो साल झंडी में। और ये साल झंडी कहां पे पड़ता है? तो ये पड़ता है नेपाल में। कहां पे? नेपाल में। अब बात करें 18वां सूर्य किरण, तो ये भारत व नेपाल के बीच का, किसके? तो भारत व नेपाल की वायुसेना, भारत व नेपाल की थल सेना के बीच। किसके? तो भारत व नेपाल की थल सेना के बीच आयोजित होने वाला एक एक्सरसाइज है, और इसका आयोजन 31 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी के बीच किया जाएगा। कहां पे? तो नेपाल के साल झंडी में। और बात करें इसमें भारत की तरफ से कौन हिस्सा ले रहा है? तो भारत की तरफ से 11वीं गोरखा रेजिमेंट। कौन? तो 11वीं गोरखा रेजिमेंट हिस्सा ले रही है इस सैन्य अभ्यास में। तो याद रखिएगा ये कहां पे? तो कहिए साल झंडी में। कब? तो कहिए 31 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी, क्योंकि अब एग्जाम्स में डेट भी पूछ ले रहे हैं कि कब से कब ये आयोजित किए गए। तो उम्मीद कर
करते हैं 18वें सूर्य किरण के बारे में आप याद रखेंगे। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन है विशाखापत्तनम, तो विशाखापत्तनम में अभी आयोजित किया गया है स्लीनेक्स आयोजित किया गया। तो स्लीनेक्स क्या है, तो ये भारत व श्रीलंका, किसके, तो भारत व श्रीलंका के बीच का नौसैनिक अभ्यास है, जिसका आयोजन कहां पे, तो विशाखापट्टनम में किया गया। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा पॉइंट आप याद रखेंगे। आइए अब बात करते हैं अगले कुछ पॉइंट पे। तो अगले कुछ पॉइंट पे चर्चा करने के लिए हम बात करते हैं कुछ आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन पे डिस्कस करना है। तो अभी कह लीजिए ना, मां के नाम एक पेड़, हमको चर्चा क्या करना है, मां के नाम एक पेड़ अभियान के तहत, मां के नाम एक पेड़ अभियान के तहत भारत में 102 करोड़ पेड़ लगाए गए, 102 करोड़ पेड़ लगाए गए, जबकि मार्च 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बात करें मां के नाम एक पेड़ कार्यक्रम, तो इसकी शुरुआत पर्यावरण दिवस यानी 5 जून 2024 को की गई, 5 जून 2024 को की गई, और इसके तहत अभी जारी आंकड़े के अनुसार 102 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं, जबकि मार्च 2025 तक लक्ष्य रखा गया है कितना, तो 140 करोड़ पेड़ लगाने का। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट पे। आज 29 दिसंबर की अगर बात करें तो 29 दिसंबर को मंगोलिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। किसका, मंगोलिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और यह मंगोलिया 29 दिसंबर 1911 को चीनी गणतंत्र से, यानी चीनी गणतंत्र से कह लीजिए ना, खुद को स्वतंत्र कराने का काम किया था। तो यह स्वतंत्रता दिवस अपना मनाता है। उसके अलावा 29 दिसंबर को राष्ट्रीय काली मिर्च दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय काली मिर्च दिवस मनाया जाता है कब, तो राष्ट्रीय काली मिर्च दिवस भी मनाया जाता है कब, 29 दिसंबर को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिन पे डिस्कस करना था। अब आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो अभी बात करें ना कि हाल ही में भारत के, आपको जवाब देना है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे का दर्जा किसे प्रदान किया गया है। तो कहना कि 2024 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे का दर्जा किसे प्रदान किया गया है, उस हवाई अड्डे का नाम बताना है कमेंट करके। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए ये सेशन आप सभी को कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। तब तक आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने जो भी विचार हैं उसको प्रस्तुत करिए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।